साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी तो हमेशा से, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, हमारे खिलाफ ही बोलेगी। कौन किसका रास्ता रोक रहा है बीजेपी को कहां से पता चल गया। दूसरी बात यह आती है कि जो पहला विषय था कि बैसाखियों पर, अरे वे बैसाखियों पर तो आज सरकार भी है, क्या सरकार बैसाखियों पर नहीं है? और बैसाखियों पर तो आप 38 पार्टियों का सब साथ मिलाकर सबको चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या आप बैसाखियों पर थे? कोएलिशन में तमाम पार्टियां गई हैं, क्या मोदी जी कोएलिशन में नहीं है? मोदी जी तो इतने कमजोर हैं कि 2014 में 2-2 सीटों से लड़े थे, तो अब मैं कहना लगूं कि वो भगोड़े हो गए थे वडोदरा से। मुझे लगता है शब्दावली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। किसी सांसद के लिए, जीते हुए के लिए मूर्खता का शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वापस आता हूं, उन्होंने कहा सपनों में जी रहे। अरे भाई, सपनों में तो 10 साल तक पूरा देश जीता रहा और उसी का रिजल्ट आया कि जो जिस तरह से तमाम चीजों का दुरुपयोग करने के बाद भी आप बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाए और उसमें भी तमाम चीजें आ रही हैं। सपनों में तो सपने तो आपने दिखाए थे 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और 2 करोड़ रोजगार और किसान की आय दुगनी और पता नहीं कौन कौन से सपने दिखाए थे। लेकिन मैं भी और अंजना जी, आप भी बनारस में रहे थे। बनारस की हालत ये थी कि शायद हमें भी अंदाजा नहीं था कि जनता इतनी नाराज है। जनता इतनी नाराज थी कि मुख्य मुद्दों पर, जिस भी मुद्दे पर जिस भी व्यक्ति से बात की, उसी ने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कराया। यहां तक कि बनारसी लोग ये कह रहे थे कि 2 सांसद प्रतिनिधि 10 साल में आए, वो भी दोनों गुजरात से आए। एक ने तो पूरा भ्रष्टाचार फैलाया, तांडव किया, वहां पर जमीनों का अंबार लगा दिया गंगा के किनारे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बनारसियों को तो इस लायक भी नहीं समझा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रख लें। वहां बनारस, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल हॉस्पिटल में कितने दिनों से हड़तालें चल रही हैं। जो हड़ताल का पक्ष भी रखता है, विरोध भी करता है, सबको नोटिस चले जाते हैं। यहां तक कि वहां पर विकास के नाम पर केवल और केवल कुछ मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों के तोड़ने के साथ साथ वो जितने पुजारी थे आज तक भी नाराज हैं। कहते थे हम क्योटो बना देंगे। हालत यह है कि क्योटो बनाने के चक्कर में वो टोटो सिटी बना दी इन्होंने। वहां यही नहीं, अभी और सुनिए। वहां पर आप जाइए, किसी भी गली में, मोहल्ले में आपको 2 किलोमीटर चलना है, 2-2 घंटे लगते हैं। तो जो जड़ मूल समस्याएं थी बनारस की, एक प्रधानमंत्री लेवल के कद के व्यक्ति ने जब वहां पर नुमाइंदगी की 10 साल तक, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि वो जो खजूर के पेड़ थे वो भी गुजरात से लाकर लगा दिए इन्होंने। वहां की जो मूल जो वनस्पति थी उसका भी इन्होंने पूरी तरह से उसको विनाश करने का काम किया। हम कह रहे हैं कि विकास किया होता, काम किए होते, तो प्रशासन के दबाव में 33 लोगों के नॉमिनेशन आपको कैंसिल नहीं कराने पड़ते। श्याम रंगीला जैसा एक व्यक्ति जो केवल मिमिक्री करता है, हंसी मजाक करता, उसके ऊपर उसको वहां पर नॉमिनेशन नहीं भरने दिया गया। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ तक के शंकराचार्य, जो हिंदू महासभा पूरी तरह से विरोध में खड़ी थी, वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी, उसको भी नहीं उतारने दिया। तो प्रशासन का, धन बल का, हर तरह का दुरुपयोग हुआ। अन्यथा मोदी जी का जिस तरह का वहां पर ग्राफ था और जिस तरह का वहां पर लोगों की जनभावना थी, मैं समझता हूं कि अगर समय रहते वहां पर कोई भी मजबूत कैंडिडेट होता, वही मोदी जी को हरा देता। प्रियंका जी तो कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हराती उनको। अजय राय में क्या प्रॉब्लम है? अजय राय लड़े, आप मतलब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मनोबल ऐसे क्यों गिरा रहे कि वो लड़े तो हार गए और प्रियंका जी लड़ती तो जो मतलब कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो पता नहीं कितने की। अब चुनाव लड़ेंगी तब तो पता चलेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए अंजना जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैंने अजय राय जी को किसी भी रूप में कम नहीं आंका है। अजय राय जी ही हैं जिन्होंने 1.5 लाख के मार्जिन के करीब मोदी जी को लाकर छोड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि आकलन शायद ग्राउंड का उतना नहीं था कि मोदी जी से लोग इतने नाराज हैं। पहले तो सब लोग कहते थे कि मोदी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे चारों तरफ की सीटें जीत जाएंगे। आज उल्टा हो गया है। बनारस के चारों तरफ के कैंडिडेट कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गए, मोदी जी की वजह से सब हम हार गए। क्योंकि बनारस केंद्र बिंदु था और बनारस में मोदी जी की बहुत भयंकर नकारात्मकता थी और इसी नकारात्मकता की वजह से हम चारों तरफ हार गए। अब अजय राय जी के ऊपर आता हूं मैं। अजय राय जी ने, क्योंकि पूरे प्रदेश में 17 सीटों पर थी, चुनाव लड़ रहे थे वो, मुझे लगता
मैं केवल ये कहना चाहूंगा 17 सीटों पर चुनाव लड़वाना एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए और अपनी सीट पर फोकस करना, दोनों में फर्क होता है। अगर उनको भी 2-3 महीने पहले कह दिया जाता कि तो केवल प्रियंका आपको जी बनारस कैसे पर ही फोकस करती? वो करना तो है। रायबरेली में अभी भारत फोकस जोड़ो कर रही यात्रा थी। पर फोकस कर रहे थे। आलोक जी, प्रियंका जी भी तो अमेठी रायबरेली पे मुझे फोकस लगता करी है थी। 10 रायबरेली दिन तो में उन्होंने नहीं, वहां पर कर्नाटक कैंप में भी। किया जाकर राहुल मैं गांधी फिर को कहूंगा। जिताने के लिए। अंजना जी, बीच में ना बोल। अंजना जी, स्टार कैंपेनर होना और प्रदेश अध्यक्ष होना दोनों में बहुत फर्क है। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी रहती है। 1 महीने पहले तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष बिजी थे। मैं समझता हूं कि एक स्टार कैंपेनर उन्होंने कर्नाटक में भी खूब प्रचार किया, हिमाचल में भी किया, जहां पर भी उनको मौका मिला या पार्टी ने कहा, उन्होंने, प्रियंका जी ने चुनाव प्रचार किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अजय राय जी को 3 महीने 4 महीने पहले फ्री हैंड देके और लड़ाया जाता तो मोदी जी को वो भी निपटा देते। आशुतोष जी, हिम्मत तो ना अखिलेश यादव कर पाए, ना राहुल गांधी कर पाए, ना प्रियंका गांधी कर पाई कि जाकर पीएम के खिलाफ लड़े। अब हार जीत जब जनता ने तय कर दिया, उसके बाद आकर कहना कि हम ये कर देते और वो लड़ जाती तो हरा देते, पहले हिम्मत करते ना। अब बात की बात तो फिर हवा हवाई हो गई। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। ठीक, आशुतोष, अंजना जी, पहले तो आपको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये हम लोग बहुत धन्यवाद, को मिला है कि आज ऑनलाइन आपको बोल सकते हैं। देखिए अंजना जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन आप देखिए क्या वाकई इस चुनाव में कांग्रेस या सपा लड़ रही थी या वाकई जनता लड़ रही थी? अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो इस 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, इनके 96 एमपी पूरे देश में चुनाव हार गए हैं। सिटिंग एमपी 96 हार गए हैं और 20 मिनिस्टर्स इनके चुनाव हार गए हैं। लेकिन ठीक है, आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनता ने अपना जनादेश इसी हिसाब से दिया। अब 2014, 2019 और 2024 खाली बनारस देख लीजिए। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे 56% वोट लेके, 19 में ग्राफ बढ़ा के वो 63% गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, 2024 में वो 56 से गिर के 54 में आ गए। उस समय ये बोला जा रहा था काशी इसलिए चुना गया कि आसपास के उत्तर प्रदेश और बिहार पूरा उससे इफेक्ट होगा और हम सब जीत जाएंगे। आज स्थिति क्या है? 7 जिले हैं बनारस के आसपास बिल्कुल चिपके हुए, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, संत कबीर नगर और जौनपुर। आप कितना जीत पाए? 1 मिर्जापुर जीते हैं। आप 6 के 6 चारों आसपास आ रहे हैं। आजमगढ़ हारे, गाजीपुर हारे, चंदौली हारे, इलाहाबाद हारे, संत कबीर नगर हारे, जौनपुर हारे। आप क्या कर रहे हो? और आप बता रहे हो मोदी फैक्टर है। मैं आपको बताऊं 5 विधानसभाएं हैं, उसमें से एक ऐसी विधानसभा है वाराणसी साउथ दक्षिण। उसी बनारस दक्षिण में काशी विश्वनाथ धाम बनाया गया, उसी बनारस दक्षिण में नमो घाट बनाया गया, उसी में स्मार्ट एरिया पक्का महाल बनाया गया। स्थिति यह है कि 1 लाख वोट भी मोदी जी को वहां से उस विधानसभा से नहीं मिल पाए। पहली बार ऐसा हो रहा है। और ऐसे 20 बूथ हैं बनारस में जहां पे भारतीय जनता पार्टी इकाई में रही है, मतलब मैक्सिमम वोट 9 है वहां पर, 9, किसी में 1, किसी में 2। ये देश की स्थिति है। और 180 बूथ ऐसे हैं, जफर इस्लाम साहब जाके देखिएगा, जिसमें आप दहाई में पहुंच पाए हैं और आप बता रहे हैं कि बिल्कुल चमत्कार कर दिया। स्थितियों को समझिए। जहां आपके 5 विधायक आपके हैं, 17 में भी है और 22 में भी हैं, वहां आप बुरी तरह के पराजित हुए हैं। और ये मैं उन बूथों को बता रहा हूं जो अर्बन है, जो शहरी हैं। गांव में रोहनिया और सेवापुरी की स्थिति देख लीजिएगा तो आपको शर्म आ जाएगी कि यहां स्थिति प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं जो अनडिफेटेबल, अनविंसिबल आदमी थे। तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है ये समझ गई है कि इस देश में अगर चुनाव सरकार जनता के खिलाफ लड़ेगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, जनता किसी को भी पलट सकती है। 3.5 लाख से जीतने वाला आदमी अगर 1.5 लाख पे आ गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इनविंसिबल है कि नहीं है। का जवाब देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, मैं अंजना जी, टाइम हाई है आपका। मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। वो राहुल गांधी लड़ते या प्रियंका गांधी लड़ते, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इनका कोई जवाब नहीं दे सकते। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, जो सिटिंग पीएम है और जिसको ये बताया गया 10 साल में
इनविंसिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वहां की 5 की 5 विधानसभाएं आपकी जीती हुई हैं और जिसका बड़ा सा डपोट शंख पिछले 10 साल में हर जगह पे बनाया गया। अगर वो 3.5 लाख से घट के 1.5 लाख पे आता है तो जनता ने और मतदाताओं ने अपना हिसाब दे दिया। और मैंने बताया कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि इनकी वजह से आसपास जो असर होता है वो भी उनको समझ में आ गया है। आप उस पार्टी की बात कर रही हैं जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और दहाई भी नहीं 20 बूथों में कर पाती है। मैं आपको तो ग्राउंड की रिपोर्ट कर रहा हूं ना। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं थे। अखिलेश यादव के लिए जो कन्नौज सीट थी वो पहले से मुश्किल हो चुकी थी। अगर आप उसको देखें, उसका परिसीमन बदला है, लेकिन उसके बावजूद वो 1.5 लाख सीट से हारे हैं। और वो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 100 के करीब जनसभाएं की हैं, पूरा संगठन संभाला है। आप उसको और आप प्रधानमंत्री पद पे सिटिंग पीएम से कैसे कंपेयर करती हैं? कुछ भी छोटा सा जवाब। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट मलूक नागर जी, राजनीति में एक बात तो हमने भी समझ ली और आपने भी समझी, 2 + 2 4 नहीं होता है। ये अर्थमेटिक बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर ये वक्त होता तो 2019 में समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिला था बनारस में, और कांग्रेस को 14% वोट जोड़ के 32% वोट मिलना चाहिए, लेकिन हमको 41% वोट मिला है बनारस में। ये कैसे हो गया है? देखिए, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जुड़ा है, जो सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं, बहुत बड़ी ओबीसी जो जातियां थी उत्तर बनारस में, अब बनारस में बहुत बड़ा, जैसे मुस्लिम 3.5 लाख के आसपास था, वो पूरा इंटैक्ट हुआ। पटेल वहां समाज लगभग 3 लाख के आसपास है, वो इंटैक्ट हुआ। और वो आपके सिटिंग 2 पटेल आपके विधायक थे, रोहनिया में और सेवापुरी दोनों में, लेकिन वहां दोनों जगह आप पीछे रह गए। आप समझिए, सेंटिमेंट चेंज हो रहे थे। ठीक है आलोक जी, आपने संविधान बदलने जैसी चीज बताई। आलोक जी एक बार बोल ले। देखिए, बीजेपी बार बार ये कह रही है, पीएम ने भी कहा कि यूपी में झूठ फैलाया विपक्ष ने, आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाई फेक वीडियोस के जरिए। पीएम ने कहा कि जबकि हर जगह वो भाषण में कहते रहे कि आरक्षण नहीं हटाऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण लागू रहेगा देश में। दूसरा, वो कहते हैं कि मुफ्त के पैसे देने की बात, वो जो 1 लाख रुपए वाला कांग्रेस का रसीद लेकर सब लखनऊ दफ्तर में पहुंचे, झूठ की वजह से आपकी तरफ लोग गए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। हमने कभी किसी मैनिफेस्टो का जनता जानती भी है। कुछ भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोगों को भेज दिया जाए तो इसका मतलब नहीं है कि जनता बाकी सब जो है वो समझ नहीं रही थी। हमारी सरकार आती तो स्वाभाविक है हम जरूर करते उस काम को, और जनता इस बात को जानती है। दूसरी बात यह है कि झूठ तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने फैलाया इस पूरे देश के अंदर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने में हो, चाहे मैनिफेस्टो को लेकर हो। मतलब देश के प्रधानमंत्री मछली से शुरू हुए और मुजरे तक पहुंच गए और आरोप दूसरों पर लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के झूठ और अहंकार को देश समझ चुका है, इसीलिए बनारस में उनकी जो अभी जीत भी है वो पराजय से भी खराब है। सही पकड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद आपकी ये सिचुएशन हो गई कि प्रशासन के बल पर आपको बहुत लोगों के नॉमिनेशंस रिजेक्ट कराने पड़े। हार से भी बदतर सिचुएशन है। पिछले 10 दिन से 15 दिन से मां गंगा का नाम सुनाई नहीं दिया है। अब बात आती है कि किसने झूठ फैलाया कि हम लोग इसमें संविधान में परिवर्तन करेंगे और 2/3 बहुमत चाहिए, 400 सीट चाहिए। ये हमारे स्टेटमेंट तो नहीं थे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने क्या क्या कहा और राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एक सांसद प्रतिनिधि ने क्या क्या कहा, वो पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो असली मंशा थी वो देश के सामने आ गई। अब मलूक भाई भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी 5 साल तक वो मायावती जी के बारे में माला जपते थे इसी टीवी चैनल पर बैठकर, उसी पार्टी को छोड़कर चले गए। अब वो मोदी जी कर रहे हैं। इमोशनल डैम इट। खैर कोई बात रही होगी। 5 साल आप सांसद रहे, आपने काम किया या नहीं किया, आपको तो लड़ना चाहिए था। चाहे बसपा से लड़ते, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ते, जनता तय करती है आपको कितनी वोट मिली। दूसरी चीज, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री तब भी बैटिंग करते थे मोदी जी के लिए। ये तो फ्री स्टाइल बैटिंग करते थे आलोक जी, अगर आपको याद हो। नहीं, वो तो बैटिंग करते करते ही तो मायावती जी, अंजना जी, ये बैटिंग करने वाले सब चले गए, इनके सबके बल्ले टूट गए। आप देख लीजिए उड़ीसा में क्या हुआ। दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने भी 10 साल बैटिंग की थी, नवीन पटनायक जी ने, और वहां पर आंध्रा के अंदर भी बैटिंग हो रही थी और बैटिंग करते करते सरकार चली गई। और मायावती जी का तो भविष्य पूरी तरह से, अरे तो उनकी जगह तो बीजेपी आ गई है ना। मैं नहीं कह रहा कौन आया कौन नहीं आया। मैंने, अरे
मैं फिर कहूंगा कि बैटिंग करने वाले लोग बैटिंग जो दूसरों के लिए करते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। मलूक जी मेरे बड़े भाई हैं, अब अच्छी बात है वो बीजेपी ज्वाइन करने, बेहतर है, कहीं पर भी जाएं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं। मैं कह रहा हूं जिन जिन लोगों ने बैटिंग की, जिन जिन लोगों ने बीजेपी की चिलम भरी, हमारे यहां पर देहात में कहावत है, वो सब लोग, वो सारे दल बीजेपी ने समाप्त कर दिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।